हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल। मैं इसके निषाद सर आप सबों का स्वागत करता हूं ज्ञान बिंदु 9th पर। तो प्यारे साथियों, आज हम लेकर के आए हैं रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर। वन शॉट में करेंगे खलास। आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा हो जाएगा कंप्लीट प्यारे बच्चे। अगर आप आराम से देख लेते हो, पूरा क्लास कर लेते हो अच्छे से, तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव और एक भी सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ये आपके साजन भैया का वादा है आप लोगों से। तो प्यारे बच्चे, चैप्टर का नाम क्या है हो? तो चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेसेज एंड सॉल्ट्स। प्यारे बच्चे, ये क्या होता है? तो आप अपने जीवन में, आप प्रतिदिन के जीवन में आप डेली देखते होंगे अम्ल, क्षार एवं लवण का उपयोग। प्यारे बच्चे, आप कहिएगा कैसे साजन भैया? तो हम कहेंगे आप खाना खा रहे हैं। अब खाना खा रहे हैं तो आप कहते हैं मम्मी मम्मी सब्जी में, दाल में नमक कम है। और वो जो नमक जो है ना प्यारे बच्चे, वो जो नमक जो है ना वह तो लवण है। अरे नमक जो है ना वही तो लवण है। और लवण के बिना हमारा जीवन क्या है? हमारा जो स्वाद जो है अधूरा है प्यारे बच्चे। आपको कितना अच्छा आपको पकवान बना करके दे दे और उसमें नमक न डाले तो भैया वो टेस्टी लगेगा जी? दाल अच्छा लगेगा, सब्जी अच्छा लगेगा? नहीं ना अच्छा लगेगा। तो लवण का उपयोग देख लिए। आप कहोगे कि साजन भैया ये क्षार क्या, ये अम्ल क्या होता है? अम्ल हमारा जीवन में उपयोग कैसे होता है? तो प्यारे बच्चे आप देखिए, आप खाना खा रहे हैं। अब खाना खाने में उतना मजा नहीं आ रहा है तो आप कहिएगा कि कुछ चटकदार चीज मिल जाता जिससे मजा आ जाता, हाँ मुंह में पानी आ गया। तो आप कहते हैं मम्मी दीदी थोड़ा अचार लाना। तो अचार नींबू का भी होता है और क्या क्या चीज का होता है कमेंट करेंगे। तो ये जो अचार है जिसमें खट्टापन आ रहा है वो क्या है? अम्ल होता है, जिसका स्वाद खट्टा होता है। और आगे क्या होता है अम्ल को विस्तार से देखेंगे। और भैया क्षार किसको कहते हैं? तो जिसका स्वाद कड़वा होता है, कसैला होता है या कड़वा होता है, उसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे आप क्या करेंगे प्यारे बाबू, आप क्या करेंगे? आप नींबू को लीजिए। हाँ देखो ना यहाँ पर, ए बउआ नींबू को लो। अब नींबू को क्या करो, थोड़ा सा गाड़ लो और उसको क्या जीभ पर रख करके देखो। आपको ओह सर जी पूरा मन खटास हो गया। तो भैया खट्टा वाला जो चीज है ना वो अम्ल होता है। और क्षार क्या होता है बउआ? तो क्षार जैसे साबुन का क्या करो, साबुन को ना थोड़ा सा ये मतलब उसमें से निकाल लेना और उसको जीभ पर रख करके देखना, तो आपको लगेगा कि आहा कितना कड़वा है, कितना मतलब बड़ी अजीब सा टेस्ट आएगा। तो ये क्या है? साबुन। ये क्षार का उदाहरण है। और आप डेली जो खाना में नमक डाल डाल करके स्वादिष्ट बना करके खाते हो, ये क्या होता है प्यारे बच्चे? ये होता है अपना लवण। लवण बोले तो नमक, और वही नमक खाना चाहिए जिसमें आयोडीन ज्यादा मात्रा में हो, ताकि घेघा रोग ना हो, ग्वाइटर रोग ना हो, है कि नहीं प्यारे बच्चे? तो आइए ना बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन आर्हेनियस साहब जो आए उसने कहा कि अम्ल जो है ना जल में खोले जाने के बाद H+ आयन देता है। क्या प्यारे बच्चे? H+ आयन देता है, तो उसको कह देते हैं अम्ल। और ऐसा पदार्थ जो जल में घोले जाने पर OH- आयन दे देता है, तो उसको कह देते हैं क्या चीज प्यारे बच्चे? तो उसको कह देते हैं क्षार, कह देते हैं प्यारे बच्चे। ये क्षार हो जाता है, ठीक है? ये क्षार और ये अम्ल बहुत अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चे। चलो ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से सारा कंटेंट डिजाइन करके लाए हैं। आइए ना, कम टाइम में हो जाए समाप्त, इसीलिए तो लिख करके लाए हैं। तो आइए ना प्यारे बाबू, क्या है अम्ल? किसको कहते हैं? तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में एक या एक से अधिक H+ आयन उत्पन्न करते हैं। जो जलीय विलयन में एक या एक से अधिक H+ आयन उत्पन्न करते हैं तो उसे अम्ल कहते हैं। और ये परिभाषा किसने दिया था प्यारे बच्चे? तो आप कह देना कि सर जी ये परिभाषा जो है ना आर्हेनियस साहब ने दिया था। किसने दिया था? आर्हेनियस साहब के द्वारा दिया गया था। लेकिन ये तो सब आदमी समझ नहीं सकता था अम्ल, कि भैया वे पदार्थ, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में एक या एक से अधिक H+ आयन उत्पन्न करता है। हैं? ये क्या है H+ आयन? तो
जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं उसके लिए परिभाषा बनाया गया। क्या चीज? कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो खट्टा तो सब जानता है ना हो, ठीक है। तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है प्यारे बच्चे, ठीक है, उसे अम्ल कहते हैं। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। किसका? तो अम्ल का प्यारे बच्चे। उदाहरण में HCl, HNO3, H2SO4, CH3, COOH, इस सब का नाम लिखोगे कमेंट में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, सबका नाम कमेंट करोगे, ठीक है प्यारे बच्चे, सबका नाम कमेंट करोगे। लेकिन यहां पर अगला स्लाइड जो आएगा प्यारे बच्चे, लेकिन आपको एक चीज बता देते हैं, ये लिटमस क्या है? तो लिटमस एक सूचक है प्यारे बच्चे, जो अम्ल या क्षार होने के बारे में बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है कि क्षार। और ये सूचक जो है लिटमस, इसका मूल रंग जो होता है ना प्यारे बच्चे, मूल रंग जो होता है, मूल रंग, ओरिजिनल रंग जो होता है, जब इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करता है तो इसका रंग होता है बैगनी। क्या होता है प्यारे बच्चे? बैगनी। लेकिन जो ही ये क्या करता है, ये प्यारे बच्चे क्या करता है प्यारे बच्चे, लिटमस को अगर किसी पदार्थ में डाले तो लाल से नीला हो गया, अरे नीला से लाल हो गया, नीला से लाल हो गया तो अम्ल हो जाएगा, और नीला से लाल हो गया तो अम्ल, और लाल से नीला हो जाएगा तो क्षार हो जाता। आओ ना, कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, इस साइड आ गया। हमारे टाइपिंग मास्टर जी का कमाल है प्यारे बच्चे। क्या है? प्राकृतिक पदार्थ उपस्थित अम्ल। तो देखिए, ये नींबू हो या संतरा हो, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चे, याद रखेंगे। अगला क्या है प्यारे बाबू? अगला क्या है? जल्दी जल्दी से करेंगे खत्म, आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं अगर मन लगा के देख लिए तो। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का तो धुआं धुआं करने वाले प्यारे बच्चे, बहुत सारा क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे लास्ट में इसी क्लास में। सिरका, जो कि 5 से 8% सिरका, जिसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बाबू? एसिटिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। टमाटर में क्या पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। भैया दही कब बनता है? तो दूध से दही बनता है, ठीक ना। चलिए, सेब, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल। इमली में कौन सा प्यारे बच्चे? तो इमली नहीं दीजिएगा ना, मतलब घर में जो महिला है तो टर्टर करेगी, मतलब टार्टरिक अम्ल में क्या, मतलब इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और अंगूर में पूछेगा तो प्यारे बाबू आप कह दीजिएगा कि सर जी इसमें टार्टरिक अम्ल तो पाया ही जाता है, टार्टरिक अम्ल तो पाया ही जाता है सर जी। ए सर जी, साजन भैया, चलिए चलिए अच्छे से कर देते हैं। टार्टरिक अम्ल के साथ साथ, टार्टरिक अम्ल के साथ साथ क्या पाया जाता है प्यारे बच्चे? तो आप कह देना कि मैलिक अम्ल भी पाया जाता है। किसमें? तो अंगूर में। किसमें? अंगूर में। अब देखिए अम्ल के प्रकार क्या, अगला स्लाइड में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। क्या कि अम्ल के प्रकार, पहला क्या है? तो स्रोत के आधार पर। पहला क्या है? तो स्रोत के आधार पर। ये अम्ल जो निकल रहा है ना, उसके आधार पर, स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चे? तो आप कहेंगे कि सर जी इसमें आपको प्राकृतिक अम्ल और कृत्रिम अम्ल पढ़ना है। मतलब स्रोत के आधार पर अगर पूछे कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चे। पहला प्राकृतिक अम्ल है प्यारे बच्चे, प्राकृतिक अम्ल। तो ऐसा अम्ल जो प्रकृति से प्राप्त होता है, जो भगवान के द्वारा दिया गया है, नेचर में है, प्रकृति में है, ठीक है, उसे प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। जैसे सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल प्यारे बच्चे, ये किसका उदाहरण है? तो प्राकृतिक अम्ल का उदाहरण है। और सबका फॉर्मूला आप लोग सूत्र क्या करोगे? कमेंट करोगे। देखते हैं आप लोग कैसा तैयारी कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। एसिटिक अम्ल का सूत्र, सबका सूत्र आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ये क्या है? तो प्राकृतिक अम्ल का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चे,
कृत्रिम या संश्लेषित अम्ल किसको कहते हैं? तो आप कहना कि ऐसा अम्ल जो रासायनिक रूप से बनाए जाते हैं, केमिकल के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है केमिकल का यूज करके, ठीक है, तो उसे संश्लेषित अम्ल या कृत्रिम अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्यारे बच्चे HCl, इसको क्या किया जाता है, लैब में बनाया जाता है केमिकल का यूज करके, रसायन का यूज करके, ठीक है। चलिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, हाँ HNO3 CH3COOH, इसको कौन सा अम्ल कहते हैं, नाम कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चे, कार्बन के आधार पर, ए बउआ कार्बन के आधार पर भी अम्ल को बांटा गया है। तो कार्बन के आधार पर अम्ल जो है क्या है, कार्बनिक अम्ल है तथा अकार्बनिक अम्ल है। तो भैया कार्बनिक अम्ल अकार्बनिक अम्ल क्या होता है? आप कहोगे सर जी क्या होता है बता दीजिए। तो हम कहेंगे कि बउआ देखो, कार्बनिक अम्ल ओइसन अम्ल को कहते हैं जिसमें कार्बन होता है, जिसमें कार्बन होता है प्यारे बच्चे, कार्बन होता है, मतलब कार्बन का संकेत C, कार्बन का संकेत C, जिसमें C दिख गया मतलब वो कार्बनिक अम्ल है प्यारे बच्चे, कार्बन होगा। तो कार्बनिक अम्ल किसको कहेंगे, कार्बनिक अम्ल किसको कहेंगे, ऐसा अम्ल जिसमें कार्बन मौजूद होता है उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे CH3COOH, ऑक्जेलिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल, इसका सूत्र आप लोग कमेंट करेंगे, इतना तो आप कर सकते हैं ना, इतना मेहनत कर लेना, इसका सूत्र कमेंट कर देना प्यारे बच्चे, इसका सूत्र कमेंट कर देना। वैसे याद रखना कि सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, CH3COOH, ये सब का सब क्या है, तो कार्बनिक अम्ल का उदाहरण है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखो प्यारे बच्चे क्या है, इसी में अकार्बनिक अम्ल। कार्बन के आधार पर अम्ल कई प्रकार के, दो प्रकार के, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। सबसे पहले हमने देखा स्रोत के आधार पर अम्ल के प्रकार, तो आपने देखा क्या, प्राकृतिक अम्ल और कृत्रिम अम्ल, है कि नहीं, याद रखना है। तो अकार्बनिक अम्ल ऐसा अम्ल जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होता है उसे अकार्बनिक अम्ल कहते हैं, और जिसमें मौजूद होता है उसको कार्बनिक, और जिसमें मौजूद नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। तो देखिए HCl, आप कहिएगा सर जी C मतलब कार्बन, ना रे भाई, ये Cl है, क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है, HNO3, ये क्या है, किसका उदाहरण है, तो अकार्बनिक अम्ल का। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन मौजूद नहीं है, इसमें कार्बन बोले तो C मौजूद नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, अकार्बनिक अम्ल। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्या है, विद्युत चालकता के आधार पर या शक्ति के आधार पर अम्ल दो प्रकार के, प्रबल अम्ल, ये भी कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किसको कहेंगे, तो ऐसा अम्ल जो जल में घोले जाने पर अधिक मात्रा में क्या दे, H+ आयन दे, उसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। और H+ आयन वाला कॉन्सेप्ट जब जल में घोलेंगे तो H+ आयन देगा। किसने कहा था, तो आर्हेनियस साहब ने कहा था। किसने कहा था प्यारे बच्चे, आर्हेनियस साहब ने। तो प्रबल अम्ल ऐसा अम्ल जो पानी में पूर्णतः घुलकर काफी मात्रा में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन मुक्त करता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। और उदाहरण में याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, HNO3, ओह ये तो हम कमेंट करने के लिए बोले थे, चलिए कोई नहीं। हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, ये क्या है प्यारे बच्चे, ये सब प्रबल अम्ल का उदाहरण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो HCl, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चे, दुर्बल अम्ल क्या है, तो भैया ऐसन अम्ल जिसको जल में घोले जाने पर कम मात्रा में H+ आयन देता है। H+ आयन ये भी देगा लेकिन कम मात्रा में देगा, तो क्या है, ऐसा अम्ल जो पानी में आंशिक रूप से घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन मुक्त करता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं प्यारे बच्चे, दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं, साइट्रिक अम्ल बोलते हैं कि एसिटिक अम्ल बोलते हैं, कमेंट करो अब भी, ताकि तैयारी आपका अच्छे से हो सके, ठीक ना। चलिए H2CO3, हाँ
डबल OH, ये किसका उदाहरण है? तो दुर्बल अम्ल का उदाहरण है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं रे, टॉपिक प्यारे बच्चे क्या है? आयन बनने के आधार पर, आयन दो तरह के होता है, एक धन आयन दूसरा ऋण आयन, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो आयन के आधार पर एक आधारी अम्ल, द्विआधारी अम्ल और त्रिआधारी अम्ल, आयन बनने के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के होता है प्यारे बच्चे। तो एक आधारी अम्ल किसको कहेंगे? जिसमें एक हाइड्रोजन पता चल जाए तो एक आधारी, जिसमें 2 हाइड्रोजन पता चल जाए तो द्विआधारी, और जिसमें 3 हाइड्रोजन पता चल जाए प्यारे बाबू, 3 हाइड्रोजन, तो त्रिआधारी अम्ल कहते हैं। आधारी लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए ना एक एक करके, आ ही गया ना। क्या एक आधारी अम्ल किसको कहते हैं? जो पानी में एक H+ आयन देते हैं उसे एक आधारी कहते हैं। जैसे इसको गौर से देखो, ये बउआ गौर से देखो, HCl में कै गो H है? तो आप कहिएगा सर जी एगो है, तो एक आधारी अम्ल। HNO3 में हाइड्रोजन एगो, नाइट्रोजन एगो, ऑक्सीजन 3 गो, मतलब हाइड्रोजन कै गो है? एगो है, मतलब एक आधारी। CH3COOH में आप कहोगे सर जी कै गो है? कै गो है? तो यहाँ गड़बड़ है का? तो आप ये कहोगे कि सर जी COOH कर लेंगे, ना क्यों नहीं करेंगे प्यारे बाबू? इसको आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है। देखिए द्विआधारी अम्ल जो पानी में क्या है प्यारे बच्चे? 2 H+ आयन देता है। जैसे H2SO4 क्या गो हाइड्रोजन? 2 गो, तो ये हो गया द्विआधारी। H2CO3 क्या गो? तो 2 गो, तो मतलब ये द्विआधारी अम्ल हो गया। त्रिआधारी अम्ल जो पानी में 3 गो H+ आयन देता है, जैसे उदाहरण H3PO4, तो इसमें कितना हाइड्रोजन है? तो 3 गो है, तो त्रिआधारी अम्ल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्षार या भस्म कमेंट कीजिएगा कौन सा है, आप तो पहचान ही लेंगे। क्षार या भस्म किसको कहते हैं? क्षार या भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जब जल में घोलेंगे OH- आयन देगा तो उसको कहेंगे क्षार है, और जो H+ आयन देगा उसको कहेंगे अम्ल है। यही बात ना कहे थे। चलिए, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वा न रहेगा तो ऐसे लिखल रहेगा कसैले होते हैं। कैसे होते हैं भाई? कसैले होते हैं। कड़वा न रहे तो इस शब्द का यूज कर सकता है। तथा यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और प्यारे बच्चे ये क्या है? तो ये क्या लिख दिया? प्राकृतिक अम्ल। अच्छा, कृत्रिम संश्लेषित अम्ल, क्षार का pH मान, ये क्या कर दिया भाई? चलिए, ये प्यारे बच्चे गलत है, ठीक है। चलो, तो क्षार का pH मान अगर आपसे पूछे तो 7 से अधिक होता है, और जिसमें आपको क्या दिख जाए? तो OH दिख जाए तो वो समझ ही लेना कि क्या है, वो क्षार है प्यारे बच्चे। क्या है? तो क्षार है। लेकिन अगर आप COOH देख लेना, डबल OH लगा हुआ देख लेना, तो समझ जाना प्यारे बच्चे वो अम्ल है। क्या है? अम्ल है, ठीक। तो NaOH क्या है? क्षार है। KOAH क्या है? क्या है प्यारे बच्चे? क्षार है। CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ये सब क्षार के उदाहरण हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? पेट की अम्लीयता को दूर करने में किसका यूज करते हैं? तो क्षार का। मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, कमेंट कर लीजिएगा। शक्ति के आधार पर क्षारक के प्रकार, तो भैया ये शक्ति के आधार पर भी ये क्षारक भी क्या होता है? प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक होता है, ये याद रखिएगा प्यारे बच्चे। अब देखिए ना एक एक करके। प्रबल क्षारक किसको कहते हैं? तो वे क्षारक जो पानी में पूरी तरह आयनित होकर अधिक मात्रा में OH- आयन प्रदान करता है, उसे प्रबल क्षारक कहते हैं प्यारे बच्चे। प्रबल क्षारक कहते हैं। ज्यादा मात्रा में OH आयन देगा तो क्या कहेंगे? उसको प्रबल क्षारक कहते हैं। और ये सब क्या है? प्रबल क्षारक के ही उदाहरण है, याद कर लीजिएगा। सब में OH लगा हुआ है ना प्यारे बच्चे, OH लगा हुआ है, ये तो क्षारक है ही, ठीक है।
एक और तरीका होता है, क्या होता है प्यारे बच्चे, कि देखिए धातु में ऑक्साइड लग जाए, ए बउआ धातु में ऑक्साइड लग जाए तो समझ जाना कि वो क्षारक है। क्या है प्यारे बच्चे, क्षारक है, वो समझ जाना क्या है, क्षारक है। ऑक्साइड मतलब जिसमें ऑक्सीजन होगा, ऑक्साइड में क्या होगा प्यारे बच्चे, ऑक्सीजन होगा। तो देख लो ना, इस सब में देख लो प्यारे बच्चे, देख लो आराम से, आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये सोडियम क्या है, तो जिसके अंत में यम आता है, लेकिन लिथियम के छोड़ के, तो ये प्यारे बच्चे लिथियम और किसको, हीलियम है, चलो नहीं हीलियम को छोड़ करके, सॉरी। चलिए, तो सोडियम है प्यारे बच्चे Na, ये क्या है, धातु है, धातु में ऑक्सीजन वाला ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड लग गया, मतलब क्या हो गया, ये क्षार हो गया। ये के क्या है, तो पोटेशियम है, क्या पोटेशियम, ये भी क्या है, धातु है, और धातु में OH लग गया तो क्या हो गया, क्षार हो गया। हाँ, बेरियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, क्या है प्यारे बच्चे, हाँ लिथियम है, ये सब क्या है, तो धातु है, और धातु में OH वाला ऑक्साइड लग गया, मतलब ये क्या बना लेगा, तो क्षारक हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, लिथियम, हाँ सोडियम, पोटेशियम, कैडमियम, SrBa बेरियम। और प्यारे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप याद रखिएगा, लिनाक का सौरबा, केकर सौरबा हो, तो लिनाक का सौरबा, मतलब पहले अगर ये Li वाला आ गया, मतलब मान लो ये चारों ऑप्शन में है, ये चारों ऑप्शन में है, तो ज्यादा क्षारीय कौन होगा, ज्यादा क्षारीय कौन होगा प्यारे बच्चे, बताओ। तो जो पहले आया है। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्या है, दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक वे क्षारक होते हैं जो पानी में आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में OH आयन देगा, मतलब OH आयन तो देगा दुर्बल क्षारक, लेकिन कम मात्रा में, तो उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं प्यारे बच्चे, दुर्बल क्षारक कहते हैं, दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, हाँ FeOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये सब किसका उदाहरण है, तो दुर्बल क्षारक का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन आपसे पूछ देगा क्या चीज, इसका आंसर ना लिख लीजिएगा, दो प्रबल क्षारकों के नाम लिखे, तो आंसर में क्या लिखिएगा, दो प्रबल क्षारकों के नाम निम्नलिखित है, और एक दो करके जो प्रबल वाला में पढ़ाया उसको लिख लीजिएगा, दो उदाहरण। दो दुर्बल क्षारकों का नाम लिखे, तो दो दुर्बल क्षारकों के नाम निम्नलिखित है, और उसको नहीं लिख लीजिएगा दूगो दुर्बल वाला में से लेके, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चे, सूचक क्या होता है, तो भैया सूचक का काम होता है सूचना देना, इंडिकेट कर देना, सूचना दे देना, मतलब ये सूचक अम्ल या क्षार होने के बारे में बताता है। क्या है, ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। और सूचक कितने तरह के होते हैं, दो प्रकार के, एगो प्राकृतिक सूचक, एगो संश्लेषित या कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक, अच्छा एगो गंधीय सूचक भी होता है, गंध से भी बता देता है नहीं। तो चलिए उदाहरण, लिटमस जो कि प्राकृतिक सूचक है, मिथाइल ऑरेंज ये क्या है, तो ये कृत्रिम सूचक है। फिनोल्फथेलिन ये क्या है, तो ये भैया आपका क्या है, ये और ये क्या है, तो ये संश्लेषित बोले तो कृत्रिम सूचक है प्यारे बच्चे, कृत्रिम सूचक है जो कि मानव के द्वारा बनाया गया है, हाँ रासायनिक क्रिया के द्वारा। हल्दी जो कि प्राकृतिक सूचक है, पत्ता गोभी, पेट्रोनिया, हाँ ये सब क्या है प्यारे बच्चे, ये आपका सूचक है। ठीक है, लिटमस पत्र जो कि लाइकेन से निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है लिटमस पत्र। अब लिटमस पत्र का जो मूल रूप होता है ना, मूल रंग, लिटमस का मूल रंग जो होता है प्यारे बच्चे, ये बैगनी कलर का होता है। किस कलर का, बैगनी कलर का होता है। नेक्स्ट देखो, सूचक के प्रकार। सूचक तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, या इसी को कहते हैं कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक प्यारे बच्चे। और तीसरा है सार्वत्रिक सूचक। ये क्या होता है, एक एक करके देखिए ना जल्दी जल्दी।
प्राकृतिक सूचक, ऐसा सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं प्यारे बच्चे, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता या बंद गोभी का रस, हाँ पेटूनिया, जेरेनियम के फूल, ये सब प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं। ये भगवान के द्वारा दिया गया है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है। कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक किसको कहते हैं? तो भैया ऐसा सूचक, कैसा? तो ऐसा सूचक जो रासायनिक तरीकों से प्राप्त करते हैं उन्हें कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहते हैं प्यारे बच्चे, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहते हैं। उदाहरण फिनोल्फोथेलिन, फिनोल्फोथेलिन तथा मेथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज नाम कहेगा तो समझ जाना ये दोनों क्या है? तो कृत्रिम सूचक है, संश्लेषित सूचक है। ये ऑब्जेक्टिव में आता ही है प्यारे बच्चे, ठीक है। गंधीय सूचक प्याज, वेनिला और लौंग का तेल ऐसे पदार्थ है जिनकी गंध अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया के दौरान बदल जाती है। प्याज, वेनिला और लौंग का तेल ये क्या है? गंधीय सूचक है। अम्ल और क्षार में जब अभिक्रिया कराते हैं तो अम्ल और क्षार के अकॉर्डिंग इसका स्वादे चेंज हो जाता है, सॉरी क्या बोलते हैं, इसका गंधे चेंज हो जाता है, ठीक है। इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं प्यारे बच्चे। तो लिख नहीं लीजिएगा कि गंधीय सूचक किसे कहते हैं, कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, ठीक है। चलो सार्वत्रिक सूचक प्यारे बच्चे, क्या सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर, मतलब यह एक मिश्रित सूचक है जो किसी पदार्थ के पीएच मान 0 से 14 तक बताता है। हाँ ये सार्वत्रिक सूचक है। और पीएच मान के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए क्या है, 0 से शुरू होता है पीएच परास जो होता है, पीएच मान जो होता है 0 से 14 के बीच में होता है, ठीक है। अब बीचों बीच क्या होता है? 7 जो कि उदासीन होता है, उदासीन होता है प्यारे बच्चे, ठीक है, उदासीन होता है। और यहाँ 14 है तो 7 से कम रहेगा, 7 से कम रहेगा प्यारे बच्चे, 7 से कम रहेगा तो ये क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। और 7 से अधिक हो जाएगा तो ये क्या हो जाता है? ये क्षारीय हो जाता है प्यारे बच्चे, क्षारीय हो जाता है। यही बात ना है जी। चलिए तो 7 से जितना कम होगा उतना ही अम्लीय होगा। जैसे 7 से कम में हो गया मान लो 3 और 4 ले लिए और कह दिए कि ज्यादा अम्लीय कौन है? तो जितना कम रहेगा 3 क्या है? अधिक अम्लीय है, अधिक अम्लीय है। 3 क्या है? तो अधिक अम्लीय है, मतलब 2 को दे देगा अम्ल वाला में, 7 से कम रहेगा 2 को दे देगा। जैसे 1 और 5 में पूछ लिए तो सबसे कम कौन है? 1 है, तो 1 ज्यादा अम्लीय है, तो कभी पूछ सकता है घुमा करके। और 7 से अधिक मतलब 7 से जितना अधिक रहेगा वो उतना ही क्षारीय होता है, ठीक है। जैसे मान लो 12 और 13 पूछ लिए प्यारे बच्चे, 12 और 13, तो बताइए इसमें ज्यादा क्षारीय कौन है? तो जो ज्यादा है, क्षारीय में जितना अधिक रहेगा उतना क्षारीय, अम्लीय में जितना कम रहेगा उतना अम्लीय होता है, ठीक है। चलो पीएच स्केल, पैमाना, स्केल बोले तो पैमाना। पीएच का पूरा नाम क्या है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन प्यारे बच्चे, हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब पोटेंज मतलब होता है पावर, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयनों की शक्ति से रिलेटेड है प्यारे बच्चे कि हाइड्रोजन आयन कितना ज्यादा पावर में है, ये पीएच स्केल दिखाता है। पी छोटा होता है, ठीक है, पी छोटा होता है। तो देखिए परिभाषा क्या है? तो किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों H+ की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए जिस पैमाने का उपयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल पैमाना कहते हैं। पीएच स्केल या पीएच पैमाना कहते हैं प्यारे बच्चे, कि हाइड्रोजन आयन कितना पावरफुल है उसको निकालने के लिए, ठीक है। चलिए पीएच पैमाना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है प्यारे बच्चे? तो पीएच पैमाना का मान 0 से 14 तक होता है। पीएच स्केल का मान कितना? 0 से 14 के बीच। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीएच का मान यदि पहला 7 से कम हो, या इसी चीज को लिख सकते हैं पीएच 7 से कम है, पीएच, हाँ जिधर अब देखिए पीएच 7 से क्या है? कम है, मतलब ये क्या हो जाएगा? तो ये अम्लीय हो जाएगा। देखिए ना
पीएच कह रहा है, अगर संकेतिक रूप में देगा कम, जिधर मुंह कम हो तो इधर कम है, किससे 7 से, ठीक है। और यही रहता पीएच, हाँ पीएच मान 7 से क्या है ज्यादा है, मुंह ज्यादा खुला हुआ है, मतलब पीएच ज्यादा है किससे 7 से। तो सुनिए 7 से कम होगा या पीएच लेस देन 7 होगा, मतलब कम होगा 7 से तो विलयन अम्लीय होगा, और 7 से अधिक मतलब पीएच ग्रेटर देन 7 मतलब 7 से अधिक होगा तो विलयन क्षारीय होगा। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चे, हाइड्रोजन आयन H+ आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही कम होगा। मतलब किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता जितना ज्यादा होगा उसका पीएच मान उतना ही कम होगा, उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। जैसे हमने कह दिया कि किसी हाइड्रोजन का H+ आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन जो है का सांद्रता ज्यादा है, X का ज्यादा है, X का ज्यादा है और Y का कम है, X का ज्यादा है सांद्रता, हाँ Y का कम है, मतलब पीएच मान किसका ज्यादा होगा, तो भैया जिसका सांद्रता जितना अधिक होगा, तो इसका सांद्रता अधिक है मतलब पीएच कम होगा, पीएच कम होगा किससे, तो Y से, किससे तो Y से, ठीक। चलिए पदार्थ है, महत्वपूर्ण पदार्थों का पीएच मान, जैसे जठर रस, क्या प्यारे बच्चे जठर रस, क्या है जठर रस, ठीक। चलिए उसके बाद रक्त है 7.4, शुद्ध जल क्या है 7 है, नींबू का रस 2.3 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 0 होता है। मतलब सबसे कम पीएच मान किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम ये पीएच मान किसका होता है, तो सांद्र, क्या प्यारे बच्चे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान सबसे कम होता है, 0 होता है, ठीक है। उसके बाद सिरका का 3, कॉफी का 5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 और प्यारे बच्चे ब्लीचिंग पाउडर का 12, और इसका आप लोग कमेंट करेंगे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। और क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि सबसे अधिक पीएच मान किसका होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मतलब सबसे इससे ज्यादा क्षारीय कोई होता नहीं है। सबसे अधिक क्षारीय कौन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे कम अम्लीय कौन होता है, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होता है प्यारे बच्चे, तो कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। चलो साबुन का घोल 9 से 10, अगर ऑप्शन में सिर्फ 10 रहेगा तो 10 पे टिक लगाएंगे। हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चे, अम्लीय वर्षा, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा। असामान्य वर्षा क्या होता है प्यारे बच्चे, तो सामान्य वर्षा किसको कहते हैं, तो आप याद रखेंगे कि जिसका पीएच मान क्या हो, जिसका पीएच मान 5.6 होता है तो उसको कहते हैं सामान्य वर्षा। जब इससे कम हो जाए तो उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा, ठीक है। चलिए अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव क्या है, तो नदियों और जलाशयों पर प्रभाव, मिट्टी की उर्वरता पर प्रभाव। तो देखिए मिट्टी की उर्वरता पर प्रभाव कैसे, तो अम्लीय वर्षा से मिट्टी का पीएच बदल जाता है जिससे पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। नदियों और जलाशयों में प्रभाव कैसे, तो भैया उसमें जो जीव रहते हैं उसका जीना क्या हो जाता है, हराम हो जाता है, वो मरना शुरू हो जाता है। नहीं चलिए भवनों और स्मारकों पर प्रभाव, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल में लगे संगमरमर CaCO3 का रंग काला पड़ने लगा है। देखिएगा धब्बा पड़ने लगा, किस कारण से, तो अम्लीय वर्षा के कारण से। और अम्लीय वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है, तो भैया SO2 जो है ना, यही क्या करता अभिक्रिया करके ये अम्लीय वर्षा करवा देता है। नेक्स्ट देखिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, तो मानव शरीर में, हमारे शरीर में प्यारे बच्चे क्या है, पीएच का परास लगभग 7.6 से 7.8 के बीच रहता है, जिससे शरीर की क्रियाएं सामान्य रूप से चलती रहती है, ठीक ठाक काम करता है जब पीएच मान हमारे शरीर का इतना होता है, ठीक। उसके बाद अम्लीय, हाँ ये प्यारे बच्चे क्या है, दांतों से संबंधित, क्या है दांतों से संबंधित पीएच क्या है, तो 5.5 से जब कम होता है तो दांतों का एनामेल जो है प्यारे बच्चे घुलने लगता है।
जिसके कारण कैविटी आ जाता है आपके दांतों में। उसके बाद क्या है, मानव उदर, उदर बोले तो पेट, हमारे उदर में, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब देखिए अधिक होने पर हाइड्रोक्लोरिक अधिक हो जाएगा आपके शरीर में, क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आपके पेट में अधिक हो जाएगा तो पेट दर्द होगा। तो इसको कम करने के लिए एंटासिड मिलाते हैं प्यारे बच्चे। क्या मिलाते हैं? एंटासिड, जो कि क्षारकीय पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ है। नेक्स्ट देखिए लवण। लवण ऐसे आयनिक यौगिक होते हैं जो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फल स्वरूप बनता है। जब अम्ल और क्षार को क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है प्यारे बच्चे। मतलब अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका अभिक्रिया कराएं तो क्या बन गया, NaCl। हाँ NaCl, और उसके बाद हाइड्रोजन एगो तो दूगो हाइड्रोजन और O है तो O, H2O। मतलब ये NaCl क्या है तो लवण है प्यारे बच्चे, लवण, और H2O क्या है प्यारे बच्चे तो जल है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है तो लवण बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ ही गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तब लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण में लिख लेंगे, अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल बनता है। तो अम्ल क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चे, अभी आपने देखा था अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षार NaOH का अभिक्रिया करा देंगे। उदाहरण दे देंगे यहां पर क्या, तो अम्ल HCl प्लस क्षार NaOH, और ये अभिक्रिया करने के बाद क्या बना लेगा तो भैया NaCl के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो NaCl बना लेगा, और प्लस ये OH और H मिल करके H2O बना लेगा प्यारे बच्चे। H2O बोले तो जल बना लेगा। यही अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चे, तनुकरण क्या है, जब किसी अम्ल या क्षार में पानी मिलाया जाता है। बउआ ये अगर अच्छे से देख लिए ना आप, ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो धाए धाए बनेगा, सब्जेक्टिव कराएंगे तो समझ में आएगा मस्त। देखो ना, जब किसी अम्ल या क्षार में पानी मिलाया जाता है तो उसमें मौजूद आयनों की मात्रा बोले तो सांद्रता कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। यह आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ जैसे विरंजक चूर्ण है प्यारे बच्चे, तो बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। वह क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। याद रखिएगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। वो अभिक्रिया का ये उदाहरण लिख लेंगे, क्या करवाए थे तो CaOH का होल ट्वाइस, मतलब Ca होता है ना Ca। हाँ, इसका अभिक्रिया किससे करा दिए, क्लोरीन से, तो क्या बना लिया CaOCl2, मतलब विरंजक चूर्ण है ये प्यारे बच्चे। क्या है, विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण का निर्माण कर लिया और उसके साथ साथ क्या बना तो जल बना प्यारे बच्चे। क्या बना, जल। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग कहां कहां करते हैं, तो पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त व रोग मुक्त करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। किसका, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चे, वस्त्र उद्योग में विरंजक चूर्ण के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्यारे बच्चे किसका उपयोग करते हैं तो विरंजक चूर्ण का। कागज उद्योग में विरंजक चूर्ण के रूप में करते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेकिंग सोडा, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा प्यारे बच्चे। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला का आप लोग, हाँ, सूत्र क्या होता है बेकिंग सोडा का, तो आप कहिएगा सर जी वॉशिंग सोडा का याद है हमको, हाँ, Na2CO3 × 10H2O याद है NaCO3 × 10H2O। और इसका क्या होता है बेकिंग सोडा का, कमेंट करो। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मतलब सोडियम NaH, हाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब CO3 होता है। इसका रासायनिक सूत्र प्यारे बच्चे, इसका रासायनिक सूत्र किसका, बेकिंग सोडा का, बेकिंग नहीं बेकिंग सोडा का। ठीक है, चलो
कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग अगर पूछे 2 नंबरी में तो आप लिख देना स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में। जो भी मतलब अदम खस्ता खस्ता वाला जो चीज खाते हैं उसमें क्या रखा होता है, तो बेकिंग सोडा रखा होता है प्यारे बच्चे, बेकिंग सोडा रखा होता है। पेट की अम्लता को दूर करने में, जैसे आपके पेट में क्या हो जाएगा, हाँ बहुत ज्यादा अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगा, पेट दर्द करने लगेगा, तो आप बेकिंग सोडा हाँ का यूज करेंगे तो क्या होगा, उसकी अम्लता कम हो जाएगा। अग्निशामक यंत्रों में सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट देखिए धोवन सोडा, इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। हाँ, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और उसके पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब प्यारे बच्चे, रासायनिक सूत्र कैसे याद रखिएगा धोवन सोडा का, तो आप कहिएगा कि सर जी 10 रुपया का सरफ लिए, हाँ, और जा करके पानी में डाल दिए, मतलब H2O में, और उससे पहले क्या लगा दिए, Na2CO3 इंटू 10H2O किसका फॉर्मूला होता है जी, तो आप कहोगे सर जी ये फॉर्मूला होता है धोवन सोडा का। वॉशिंग सोडा, इसका नाम क्या है, वॉशिंग सोडा भी पूछता है कभी कभी, इंग्लिश नाम वॉशिंग सोडा प्यारे बच्चे। तो क्या किए, Na2CO3 इंटू 10H2O, चलिए प्लस 10H2O कैसे होगा, हाँ लिख देते हैं यहाँ पर 10H2O मिल करके ये अपना क्रिया कर लेता है। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चे, धोवन सोडा का उपयोग, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, किसका, तो धोवन सोडा का। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोवन सोडा का, धोने का सोडा का हाँ उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चे। ठीक है, इस तरह से आपने क्या देखा। हाँ, उसके बाद आप देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबरी क्वेश्चन में भी रहता है। ठीक है, तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं प्यारे बच्चे। तो क्या हमने कहा, तो जिप्सम को 373 डिग्री पर गर्म करने पर, हाँ, तो CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O मिल करके क्या बना देता है, CaSO4 इंटू 2H2O बना देता है। ठीक है, चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है प्यारे बच्चे, तो दंत चिकित्सक में, जैसे आपका दांत टूट गया तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करके फिर से नई का दांत बनाते हैं ना। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। जैसे हाथ गोड़ टूट जाता तो नहीं देखते हैं, उसमें चूना टाइप का जो लगा देते हैं कपड़ा पर, और आपका हाथ ऐसे रहता महीनों भर 15 दिन, तो वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो मूर्तियां आदि सजावटी सामानों को बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। भवन निर्माण में प्यारे बच्चे किसका उपयोग करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोले तो इसको लिखा रहेगा शॉर्टकट में POP। दुकान वाले को बोलोगे, मिस्त्री सब क्या बोलेंगे, POP लेकर के आइए, हम डिजाइन बना देंगे। जो आपके घर में जो पंखा लगा हुआ ना, उसके चारों तरफ एक डिजाइन बना देंगे POP से। ठीक है, चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है प्यारे बच्चे, तो इसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यहां से लिखा होना चाहिए था, विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसका क्या करिएगा, आप क्या कीजिएगा, समीकरण लिखिएगा प्यारे बच्चे, समीकरण लिखिएगा। ठीक है, समीकरण लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा प्यारे बच्चे अपने किताब से, इतना मेहनत जरूर करना है। नेक्स्ट देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग तो बॉक्साइड के धातु कर्म में उपयोग होता है। दूसरा, इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। क्या प्यारे बच्चे, किया जाता है। उसके बाद इसका प्रयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग साबुन,
कागज एवं सिल्क उद्योग में भी किया जाता है। किसका? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इस तरह से प्यारे बच्चे हमने क्या कर लिया, इसका पूरा कंसेप्ट देख लिया। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेकर के आते हैं। तो चलिए ना ऑब्जेक्टिव लेकर के आते हैं प्यारे बच्चे। हाँ तो प्यारे बच्चे अब ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव आप पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, और उसके बाद सब्जेक्टिव भी लाएंगे ना हो, और सब्जेक्टिव वाला भी कर लेते हैं, क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो वहां से भी आपका सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ये आपके साजन भैया का वादा है। यहाँ 5 नंबरी क्वेश्चन भी अंत में दिया गया, ठीक ना। तो चलिए आइए ना, तो अम्ल क्षार और लवण का ओबीजे बोले तो ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। तो देखिए ना पहला क्वेश्चन क्या है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, आहा क्या बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी NaOH होता है। तो बहुत अच्छा। कह रहा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, मतलब Zn से अभिक्रिया करता है, तो कौन सा उत्पाद बनता है जी, कौन उत्पाद बनता है। तो लो ना जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लो, तो क्या होता है NaOH, ठीक है, और जिंक से अभिक्रिया कर रहा है तो प्लस Zn मिल करके क्या बना देगा प्यारे बच्चे, तो आप याद रखिएगा बउआ, ये 2NaOH लिख लेना, ठीक है। चलो तो ये बना लेता है Zn, क्या Zn। तो देखिए ना बुआ क्या करेंगे, हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे, 2NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करा लेंगे किसका, तो Zn का। तो क्या बन जाएगा बउआ, तो कुछ नहीं, आप याद रखिएगा कि सर जी 2Na है, मतलब ये बन जाता है Na2 Zn से अभिक्रिया कर लिया तो Zn, और ऑक्सीजन कई गो, तो ऑक्सीजन 2 गो है तो ZnO2, ठीक है। और उसके बाद क्या बच गया, 2 गो हाइड्रोजन बच गया, मतलब हाइड्रोजन गैस बच गया प्यारे बच्चे, तो लिख दीजिएगा H2। तो बताइए क्या बन के आया, तो आप कहेंगे Na2 ZnO2 प्लस H2 आया प्यारे बच्चे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ना, हो क्या है, लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता, हाँ होता है, जब इसको किसी अम्ल या क्षार के साथ जब तक नहीं रखा जाता है तो लिटमस का मूल रंग, लिटमस का मूल रंग जो होता है ना प्यारे बच्चे, मूल रंग जो होता है बैगनी ही होता है। क्या होता है बउआ, बैगनी कलर का होता है, ठीक है, जिसे निकाला जाता है किससे, तो लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है, किसको है, तो लिटमस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NaOH क्या है भैया, तो जिसमें OH लग गया, हम एक चीज आपको बोल देते हैं, क्या चीज, धातु के साथ, क्या प्यारे बच्चे, धातु के साथ क्या लग जाए, क्या लग जाए प्यारे बच्चे, ऑक्साइड लग जाए, धातु के साथ ऑक्साइड लग जाए, OH वाला लग जाए या ऑक्सीजन लग जाए, धातु के साथ ऑक्सीजन लग जाए प्यारे बच्चे, तो समझ जाना वो क्या होता है, तो होता है क्षारीय प्यारे बच्चे, क्या होता है, क्षारीय होता है। तो देखिए सोडियम क्या है, तो सोडियम, ये देखो ना सोडियम, और जिसके अंत में यम रहता है, यम वो धातु होता है जी, वो धातु होता है। तो देखिए ना ऑक्सीजन वाला लग गया, मतलब हाइड्रोक्साइड, मतलब ऑक्साइड वाला लग गया, तो इसको क्या कह देंगे, तो इसको कह देंगे प्यारे बच्चे, ऐसा रहता है तो उसको कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं प्यारे बाबू, क्षार कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्यारे बाबू, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि अधातु के साथ, क्या प्यारे बाबू, अधातु के साथ हो बुआ, सुनिए ना, अधातु के साथ अगर ऑक्सीजन लग जाए या ऑक्साइड लग जाए, ऑक्सीजन या ऑक्साइड लग जाए प्यारे बच्चे, तो आप कह देना चुपचाप, क्या कह दोगे, आप कह देना कि सर जी वो अम्ल होता है, क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे, निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो भैया दीवार का सफेदी किससे किया जाता है, आपको पता है क्या, आपको पता है प्यारे बच्चे,
CaHCO3 बिल्कुल नहीं, CaOH का होल ट्वाइस, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं भैया, हाँ NaHCO3 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, CaOH का होल ट्वाइस, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है, तो दीवारों की सफेदी करने के लिए, दीवारों के सफेदी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारकीय होता, मतलब क्षारीय होता है, तब इसका रंग कैसा होता है, तो बैगनी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे, बैगनी होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि क्यों भैया, जो खाने उने वाला जो डब्बा होता है ना, वहां पर टीन का उपयोग करते, टीन के लेप का उपयोग करते, क्यों, क्योंकि ये जो जिंक है ना बड़ी खतरनाक है, अधिक क्रियाशील है। क्या प्यारे बच्चे, अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, क्रियाशील है। किसके तुलना में प्यारे बच्चे, किसके तुलना में, ओहो किसके तुलना में, तो आप कह देना कि सर जी कॉपर के तुलना में, किसके, ओ सॉरी टीन के तुलना में, Sn के तुलना में, Sn बोले तो टीन, टीन के तुलना में। तो ये ना खाने में जो पदार्थ होता है उससे जल्दी अभिक्रिया कर लेगा, अब विषैला पदार्थ बना देगा, तो हम लोग मर न जाएंगे खा करके। इसीलिए हम लोग जिंक के जगह पर किसका यूज करते हैं, तो टीन का यूज करते हैं। और टीन का ये संकेत क्या होता है, तो Sn होता है बउआ, क्या होता है, Sn होता है, याद रखिएगा। तो सुनिए ऑप्शन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। तरीके कौन क्वेश्चन है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, गलनांक का बातें नहीं करेंगे। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए उसका यूज ना करके हम किसका यूज करते हैं, टीन का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। भैया लाल को करेगा नीला, क्या बोल रहे हैं, अगर लाल को कर दिया नीला, लाल को कर दिया नीला, तो भैया ये क्षार होता है, ये क्या होता है, क्षार होता है। और नीला को कर दिया लाल, नीला को कर दिया लाल, तो ये क्या होता है प्यारे बच्चे, तो अम्ल होता है। यही बात ना है हो, तो लाल को नीला कर दिया मतलब क्या है, क्षार है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हो, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, तो जिंक है मतलब Zn है प्यारे बच्चे, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है मतलब H2SO4, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो ये मिलकर के क्या बनाता है, तो भैया ZnSO4 बना लेता है, ZnSO4 प्लस क्या बच गया, H2 बच गया, तो प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सी गैस निकलती प्यारे बच्चे, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। याद रहेगा ना हो, याद रहेगा ना प्यारे बच्चे, तो H2 मतलब हाइड्रोजन गैस निकलता है। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, तो भैया अम्ल और क्षार जो ही आपस में अभिक्रिया करता है, तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए कि अम्ल और क्षार के मिलने से, क्या, अम्ल और क्षार के मिलने से लवण प्लस क्या बनता है प्यारे बच्चे, लवण प्लस आप लोग बोलिएगा हाइड्रोजन गैस बनता है कि H2O बनता है, तो प्यारे बच्चे आप लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण तो बनता ही बनता है प्यारे बच्चे, ठीक है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन का है जी, तो निम्न में कौन भस्म नहीं है, निम्न में कौन भस्म नहीं है प्यारे बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ अच्छा भस्म नहीं है मतलब क्या होगा, अम्ल होगा, भस्म नहीं है मतलब क्या होगा, अम्ल होगा, यही बात ना है जी, है भस्म नहीं है, अच्छा भस्म नहीं है मतलब देखना पड़ेगा हो, अम्ल, अच्छा अम्ल होगा नहीं तो लवण होगा, यही बात ना है। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड है,
ये तो भस्म है। NaCl ये तो लवण है प्यारे बच्चे, लवण है। और इसके बिना हम लोग का जीवन अधूरा है। हम लोग जो भी खाएंगे उसका स्वादे पता नहीं चलेगा। लवण बोले तो नमक, लवण बोले तो नमक प्यारे बच्चे, ठीक है। तो ये तो भस्म नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भस्म है। और Na2CO3 ये भी क्या है, भस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? और भैया अम्ल किसको कहते हैं, अम्ल किसको कहते हैं? चलिए, जो स्वाद में खट्टा होता है, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। लेकिन इसको आप देख करके बता सकते हैं कि कौन खट्टा है और नीले को लाल कर रहा नहीं। तो प्यारे बच्चे, हमने कहा था, हमने क्या कहा था? अच्छा, ये कॉपर ऑक्साइड है, मतलब ये कॉपर क्या होता है, धातु होता है। और धातु में ऑक्सीजन लग जाए, हाँ, धातु प्लस ऑक्साइड लग जाए, ऑक्साइड में ऑक्सीजन रहता है, ठीक ना, ऑक्सीजन लग जाए तो क्या होता है प्यारे बच्चे, क्षारीय होता है। क्या होता है वो, क्षारीय। और अधातु में, अधातु में क्या लग जाए प्यारे बच्चे, ऑक्साइड लग जाए। अधातु में ऑक्साइड लग जाए तो क्या होता है, तो आप बोलते हैं कि सर जी अम्लीय हो जाता है। ए सर जी अम्लीय हो जाता है। अब देखिए इसमें, अब क्या है प्यारे बच्चे, यहां पर ऑक्साइड लगा हुआ है, ऑक्सीजन है, लेकिन कैल्शियम क्या है, धातु है। कैल्शियम क्या है प्यारे बच्चे, धातु है। तो ये धातु के साथ ऑक्साइड लग गया, मतलब क्या है, क्षारीय है। लेकिन पूछ रहा है कौन अम्लीय है, ये तो क्षारीय हो गया। क्या हो गया, क्षारीय हो गया प्यारे बच्चे। अब देखिए ये ऑक्साइड है और इससे पहले सोडियम, सोडियम है, और सोडियम लास्ट में यम आया, मतलब ये क्या है, धातु है। और धातु में बहुआ, धातु में जब क्या लग जाए, ऑक्साइड लग जाए तो क्षारकीय है, मतलब ये भी क्या है, क्षारकीय है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये भी क्या था, हाँ, क्यूप्रियम, मतलब कॉपर धातु है, ऑक्साइड लग गया तो ये भी क्या है, क्षारकीय है, क्षारीय या क्षारकीय है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो प्यारे बच्चे, ऑक्साइड है लेकिन हाइड्रोजन क्या है ये, और सल्फर क्या है, ये धातु नहीं अधातु है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अम्ल, H2SO4, जिसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है बउआ, कौन अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, याद रहेगा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? क्या सूचक किसको कहते हैं, जो अम्ल या क्षार की सूचना देता है उसी को ना सूचक कहते हैं। और लिटमस क्या था प्यारे बच्चे, लिटमस क्या था, वो भी तो सूचना दे रहा था कि कौन अम्ल है कौन क्षार है कि नहीं हो। तो हल्दी जो है ना बउआ, ये प्राकृतिक सूचक है, ये भी सूचना देता है अम्ल और क्षार होने का। और मेथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, और फेनोल्फथेलिन, ये दोनों जो है ना प्यारे बच्चे, ये है कृत्रिम, कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। संश्लेषित, क्या प्यारे बच्चे, संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बाबू, क्या है, अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? हो, अभी हम बार बार चिल्ला रहे थे कि भैया अधातु में ऑक्साइड लग जाएगा तो कह दीजिएगा कि वो क्या है, अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे, अम्लीय होता है, जल्दी से मारो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड जब होता है मतलब वो किससे अभिक्रिया करता है, क्षारकीय ऑक्साइड। कहने का मतलब प्यारे बच्चे, क्या कहने का मतलब, क्षारकीय ऑक्साइड, क्षार कब होता है, ऐसा ऑक्साइड जो धातु से अभिक्रिया करता है प्यारे बच्चे, धातु प्लस ऑक्साइड लगा रहे तब उसको क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं ना हो। तो देखिए ना, धातु किस में है, सल्फर तो धातु नहीं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्साइड है,
ऑक्साइड है। लेकिन प्यारे बच्चे यहां पर देखोगे कि धातु को देखना, सल्फर तो धातु नहीं होता है, नाइट्रोजन धातु नहीं होता है। हाँ, पी बोले तो क्या होता है, पी से मतलब क्या होता है, जल्दी कमेंट करो आप लोग। और यहाँ पर Na है मतलब सोडियम है, और सोडियम ये धातु है मतलब Na2O ये क्या है, क्षारकीय ऑक्साइड है प्यारे बच्चे, क्षारकीय ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुझा हुआ चूना, ओहो, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बुझा हुआ चूना है। ये CaO क्या है, हाँ, बिना बुझा हुआ चूना है प्यारे बच्चे, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड। अब CaCO3 क्या है प्यारे बच्चे, तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है ये, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है जी, कैल्शियम कार्बोनेट, या इसी का नाम है चूना पत्थर, चूना पत्थर, या इसी को संगमरमर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, भैया जल में जो भस्म घुल जाता है, जल में जो भस्म घुल जाता है उसको क्षार कहते हैं। और सब भस्म जल में घुलता नहीं है, और जो घुल जाता है प्यारे बच्चे, जो घुल जाता है उसको क्या कहते हैं, जो घुल मतलब घुल जाता है उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, उसको क्षार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है प्यारे बच्चे, संक्षारक अम्ल, तो भैया आप याद रखिएगा संक्षारक अम्ल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को संक्षारक अम्ल कहते हैं। वैसे ये भी संक्षारक है, ये भी संक्षारक है, लेकिन सबसे अधिक अगर कहे तो सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे ज्यादा संक्षारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, अमोनिया क्लोराइड NH4Cl का जलीय विलयन क्या होता है प्यारे बच्चे, तो अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, बैटरी का अम्ल है, बैटरी में जो अम्ल होता है, चाहे कार के बैटरी हो, हाँ, किसी कार का किसी वाहन का बैटरी हो, या इन्वर्टर में जो अम्ल होता है, हाँ, उस सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्यारे बच्चे। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है किसमें, बैटरी में। बैटरी में कौन सा एसिड होता है, अम्ल होता है, तो सांद्र H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग तेल, आहा क्या बात है, लौंग तेल, प्याज, ये किस प्रकार का सूचक है, तो ये सब महकता रहता है, गंधीय सूचक है। और जब किसी अम्ल या क्षार में जाता है तो ये अपना गंध ही बदल लेता है प्यारे बच्चे, तो गंधीय सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है, भैया लाल से नीला कर देता है, लाल से नीला, लाल से नीला कर दिया मतलब वो क्या है प्यारे बच्चे, वो क्या है, तो क्या होता है, लाल से नीला कर देता है मतलब वो क्षार है। क्या है प्यारे बच्चे, क्षार है। और क्षार जो होता है जल में घुल जाने के बाद, जल में घुल जाने के बाद प्यारे बच्चे, जल में घुल जाने के बाद क्या देता है, OH ऋण आयन देता है, OH माइनस आयन देता है प्यारे बच्चे, तो लाल को नीला कर देगा मतलब OH माइनस। अगर कहता नीला को लाल कर दिया, नीला को लाल कर दिया मतलब जल में घोले जाने पर क्या देगा, तो आप कहेंगे कि सर जी जल में घोले जाने पर वह H+ आयन देगा। H+ आयन मतलब क्या है, वो अम्ल है प्यारे बच्चे, क्या है, तो अम्ल है। कौनो दिक्कत कौनो परेशानी हो तो आप कहिएगा नहीं सर जी कौनो दिक्कत कौनो परेशानी नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है, निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है प्यारे बच्चे, तो प्रबल क्षारक का मतलब जानते हैं, जो जल में घुले जाने के बाद ज्यादा मात्रा में OH आयन, OH माइनस आयन देता है प्यारे बच्चे, तो NaOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, याद रखिएगा। ये भी क्षारक है, ये भी क्षारक है प्यारे बच्चे, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, प्रबल कौन है, तो NaOH है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है,
लाल को नीला, भैया याद है ना क्या हो गया, लाल को नीला कर दिया मतलब वो है क्षार। और क्षार का पीएच मान क्या होता है, तो क्षार का पीएच मान होता है प्यारे बच्चे 7 से अधिक, 7 से अधिक। देख रहे हैं, सीधा साधी नहीं पूछ रहा है कि क्षार का पीएच मान कितना होता है, कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, तो पहले आपके दिमाग में वो क्या आना चाहिए कि लाल को नीला मतलब क्षार है, क्षार के पीएच मान कितना होता है 7 से अधिक। और यहीं पर कहता है नीला से लाल कर दे रहा है मतलब वो क्या हो जाता, क्या हो जाता प्यारे बच्चे, तो अम्ल। और 7 से कम होता है अम्ल का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं प्यारे बच्चे, अगर अम्ल जल में घुल रहा है मतलब H+ आयन देगा। अगर प्यारे बच्चे क्षार जल में घुल रहा है, क्षार जल में घुल रहा है तो वो क्या देगा, OH- आयन देगा, ठीक है। चलिए, और ये अम्ल का है, ये अम्ल का है प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन कौन सा सही, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय, तो 7 से कम। हमारे शरीर पीएच के किस परास के बीच ठीक से कार्य करता है, तो भैया अपने शरीर का पीएच मान तो आप जानते हैं कि 7.4 होता है, लेकिन अपने शरीर का पीएच कितना तक रहेगा तो हमारा हाथ पैर देह हाथ मतलब अच्छे से काम करेगा। तो आप कहिएगा सर जी ये जो है ना 7.0 से 7.8 तक जब रहेगा तो हम लोग ठीक ठाक काम कर लेंगे, कोई दिक्कत शरीर में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा जो है, अम्लीय वर्षा एसिड रेन के जल का पीएच मान कितना होता है, तो भैया अम्लीय वर्षा कब होता है, जब पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होता है। और सामान्य वर्षा अगर पूछ लेगा, सामान्य वर्षा अगर पूछेगा कि उसका सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है तो आप याद करिएगा, आप कह दीजिएगा कि 5.6 अगर होगा तो सामान्य वर्षा है और 5.6 से कम है तो अम्लीय वर्षा होता है। ये क्यों होता है प्यारे बच्चे, क्यों होता है, हाँ क्यों होता है, तो SO2 होता है किसमें, किसमें, वायुमंडल में, वही क्या करता है हेर फेर कर देता है। चलो आ ही गया क्वेश्चन प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है प्यारे बच्चे, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो SO2 के कारण। ये बहुत बदमाश है, हाँ दूसरे यौगिक को मिला कर लाता है, कहता कि चलो अभी क्रिया करते हैं और अम्ल वर्षा करवा देता है SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चे, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, आपने देखा था शुरू में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चे, क्या पाया जाता है, मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप कहिए सर जी हाँ दूध से बनता है दही, और दही बनने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, तो आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल कहां से मिलता है, तो टमाटर से मिलता है मेरे भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल कहां पाया जाता है, तो भैया देखते नहीं, हाँ अगर मान लीजिए आपके घर में दीदी है चाहे मम्मी मतलब भाभी है, ये सब बोले हाँ हमारा इमली ला दो खाने का मन कर रहा है, इमली ला दो खाने, किसी को देख ली हो खाते हुए मतलब टर्टर करेगी जब तक उसको इमली नहीं मिलेगा। तो टार्टरिक अम्ल बोले तो किसमें, तो इमली में, इमली नहीं दीजिएगा ना टर्टराएगी, ठीक है टर्टर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सबसे सबल बोले या प्रबल बोले, प्रबल बोले तो प्रबल अम्ल कौन है, तो याद रखिएगा कि HCl से ज्यादा प्रबल HBr अम्ल होता है और HBr से ज्यादा हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, और ये इससे ज्यादा प्रबल कौन होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड होता है प्यारे बच्चे, HI होता है। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन हो गया, तो HI, ठीक है HI हाइड्रोजन आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पीएच वाला मतलब
किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? हाँ, तो 7 से कम, 7 से कम, 7 से कम जो रहेगा ना वो क्या है प्यारे बच्चे? वो ज्यादा अम्लीय होता है। जैसे मान लो, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, अगर पूछे आपसे, अगर पूछे कि बताओ 1 और 4 में, 1 और 4 में अधिक अम्लीय कौन है? तो आप कह देना 1। जितना कम रहता उतना ही वो अम्लीय होता है। तो बताइए ना, सबसे कम कौन है? तो 1 है। मान लो 1 नहीं रहता, 2 3 4 5 रहता तो 2 पर लगा देते, है नहीं? समझ रहे बात? चलिए, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होता है? तो भैया 7 से अधिक जितना रहे, 7 से अधिक जितना रहे प्यारे बच्चे, तो आप तो जानते हैं पीएच मान जो होता है 0 से 14 के बीच होता है पीएच मान। हाँ, पीएच मान होता है कि नहीं जी? तो पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है। अब 7 से अधिक जितना अधिक होगा, जैसे 7 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। बताओ अगर 10 और 13 में बात करेंगे तो कौन ज्यादा क्षारकीय होगा? जो ज्यादा होगा प्यारे बच्चे। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा कौन है? तो 11 है, मतलब पीएच 11 वाला जो होगा ज्यादा क्षारकीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? अरे 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल मतलब उदासीन है, इसका कोई रंग नहीं होता है, मतलब इसका भी पीएच मान 7 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण Na2CO3 के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो आप देखो कि ये जो लवण है धातु है कि अधातु है? तो हमने कहा था, ओ सॉरी, अम्ल है कि क्षार है? तो आप अम्ल और क्षार कैसे पहचानेंगे? तो आपको हमने कहा कि जब ऑक्साइड के साथ, जब ऑक्साइड के साथ क्या चीज लग जाए? धातु लग जाए प्यारे बच्चे, तो ये क्षारकीय होता है, ये क्षारीय होता है प्यारे बच्चे। तो देखिए ऑक्साइड तो लगा हुआ, ऑक्सीजन वाला तो लगा हुआ है। अब देखो ना, इसमें Na क्या है? सोडियम क्या है? तो धातु है प्यारे बच्चे। जब धातु में ऑक्साइड लग गया तो क्या हो जाता है? ये क्षारकीय होता है। और जब ऑक्साइड में अधातु लग जाए तो अम्लीय होता है। ये तो क्षारीय है। अक्षारीय मतलब पीएच मान 7 से अधिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो भैया अगर आप याद किए होंगे शुरू शुरू में तो 10 होता है, लेकिन यहाँ उसका प्रास भी तो होता है, कुछ रेंज भी तो होता है। तो भैया 10.5 हो गया यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन? चलिए, हाँ, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaOH बनता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट को गुजारते हैं तो NaOH बनता है। इसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? तो क्षार, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं प्यारे बच्चे, क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसको आप सब्जेक्टिव में भी याद रख सकते हैं। क्या प्यारे बच्चे? सब्जेक्टिव में भी याद रख सकते हैं। क्या याद रखिएगा कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? नया नया क्वेश्चन बनना शुरू हो गया है अब, ठीक है। ये याद रखिएगा प्यारे बच्चे, लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो लिखिएगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaOH बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोबिया सोडा, आहा, धोने वाला सोडा। अब धोने के लिए आप क्या करते हैं? 10 रुपया का क्या करते हैं? सौरभ खरीद के लाते हैं, हाँ, और पानी में डालते हैं। 10 रुपया पानी, 10 रुपया पानी, तो 10 रुपया पानी मतलब H2O। तो देखो तो 10H2O कहीं लगा हुआ है क्या? तो Na2CO3 × 10H2O प्यारे बच्चे।
ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O लगा हुआ है ना जी। तो ये क्या है, धोबिया सोडा, मतलब हाँ वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चे, तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है प्यारे बच्चे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी आप बताए थे शुरू में क्या चीज, हाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaHCO3 होता है कि नहीं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है भैया, किसका मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर में होता है क्या, NaHCO3। अभी आपने देखा बेकिंग सोडा मतलब बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा में क्या है, NaHCO3। अब इसके साथ एक अम्ल पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, तो देखिए ना NaHCO3 कहाँ यहाँ है, लेकिन एसिटिक अम्ल नहीं होगा, इसमें भी NaHCO3, अच्छा टार्टरिक अम्ल का, बिल्कुल प्यारे बच्चे। तो इस दोनों के मिश्रण को ही बेकिंग पाउडर कहते हैं, क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए किस यौगिक को गर्म किया जाता है प्यारे बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है या आपको कह दे POP, ना कहता है कि घर में POP करवाएंगे, क्या करवाएंगे, POP करवाएंगे। डिजाइन नहीं बनता है ऊपर देखते होइएगा, अरे मस्त मस्त डिजाइन पंखा के पास जहां पंखा लगल रहता है, POP, ठीक है। चलो, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए किस यौगिक को गर्म किया जाता है, तो भैया जिप्सम को गर्म किया जाता है। और जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर प्यारे बच्चे, या 373 केल्विन पर, हाँ 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तब हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ और कैल्शियम कार्बोनेट CO3 होता है प्यारे बच्चे, CaCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोवर लवण क्या है, इसका सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चे, तो आप सबों को पता है कि ग्लोवर लवण में क्या होता है, Na2SO4 इंटू 10H2O होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, सब्जेक्टिव आ गया प्यारे बच्चे, और ऐसा सब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा अगर आप याद कर लेते हैं प्यारे बच्चे। तो चलिए ना सारा सब्जेक्टिव करवाते हैं। सबसे पहले क्या है प्यारे बच्चे, सब्जेक्टिव में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हाँ 2 नंबरी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि धोने के सोडा और बेकिंग सोडा के एक एक प्रमुख उपयोग लिखिए। तो भैया धोने के सोडा और बेकिंग सोडा के एक एक प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है, लिखने का तरीका यही ना हो। तो पहले लिख दीजिएगा, धोने का सोडा वॉशिंग सोडा कठोर जल को मृदु करने में उपयोग होता है, उसको क्या साफ करने के लिए, चलिए कठोर जल को मृदु करने के लिए उपयोग होता है। बेकिंग सोडा का काम क्या होता है, तो केक व ब्रेड को फुलाने में उपयोग होता है। जैसे बेकिंग सोडा, जलेबी देखे हैं गांव घर में या मेला में बनते हुए, तो उसमें बेकिंग सोडा रख दिया जाता, तब ना खाते हैं तो खस्ता खस्ता लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्षारीय लवण में धात्विक आयन नहीं होते हैं, क्यों, तो इसका कारण क्या है प्यारे बच्चे, क्षारीय लवण में धात्विक आयन नहीं होते हैं क्योंकि वे अम्लीय मूलक के स्थान पर हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- आयन प्रदान करते हैं, जिससे विलयन क्षारकीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो इसका प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धोने के सोडे का आणविक सूत्र लिखे, तो लिख देंगे कि धोने के सोडे का
रासायनिक सूत्र है क्या चीज, Na2CO3, और हम बोले थे धोना है मतलब 10 रुपया को क्या करेंगे, हाँ सरफ लेके आएंगे पानी में डाल देंगे 10H2O, तो Na2CO3 इंटू 10H2O है आणविक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का आणविक सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है क्या चीज, आणविक सूत्र है। यहां पर लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक शब्द लिख दीजिएगा, जो क्वेश्चन का है ना उतने लिखना है। आणविक सूत्र है क्या चीज, CaSO4 इंटू हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता लिखे प्यारे बच्चे। तो क्या है यहां पर प्यारे बच्चे, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता निम्नलिखित है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी टाइप से आंसर देंगे हम, ठीक है। चलिए, विधि क्या है, तो विधि में लिखेंगे जब शुष्क बूझा चूना CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस पास की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है प्यारे बच्चे। तो ये क्या है अपना, ये क्या है, तो शुष्क बुझा हुआ चूना है, इसमें क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो क्या बनता है, तो प्यारे बच्चे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 बनता है। यही तो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। क्या उपयोगिता क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, तो कहेंगे कपड़े और कागज को सफेद करने में, पीने के पानी की कीटाणु रहित करने में। जो पीने का पानी पीते हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं तो उसमें जो भी जीवाणु कीटाणु रहता है वो सब मर जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग लिखे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, निर्माण विधि क्या है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो जब देखते हैं ना गोर हाथ टूट जाता है तो उसको जोड़ने में, और जाते हैं कोनो मॉल में तो आदमी पुतला बना रहता है, खड़ा रहता है, उसमें कपड़ा पहने रहते हैं, वो भी किससे बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, ठीक ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग निम्नलिखित है। सबसे पहले क्या करेंगे, विधि लिखेंगे। जिप्सम मतलब CaSO4 इंटू 2H2O को लगभग 373 केल्विन पर गर्म करने पर POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। मतलब ये इक्वेशन आप लोग लिख देंगे वहां पर, ठीक है। उपयोग क्या है प्यारे बच्चे, तो टूटी हड्डियों पर पट्टी बांधने में, खिलौने, मूर्तियां व सजावटी सामग्री बनाने में भी किसका यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चे, कठोर जल को मृदु करने के लिए जिस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है उसका नाम लिखे। तो कठोर जल को मृदु करने के लिए, पीने लायक बनाने के लिए जिस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है उसका नाम लिखे। क्या है, तो कठोर जल को मृदु करने के लिए धोबिया सोडा, धोने वाला सोडा है, ठीक है, Na2CO3 का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चे। Na2CO3 इसमें कुछ छूट रहा है क्या, धोबिया सोडा का क्या होता है, वॉशिंग सोडा का क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चे, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। चलिए प्यारे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्यों भाई, क्यों होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 पानी में घुलकर OH- आयन बनाता है, जिससे विलयन का pH मान क्या होता है, बढ़ जाता है। अब pH मान बढ़ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, क्षारकीय हो जाएगा या क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र लिखिए और संरक्षण हेतु क्या आवश्यक है, संरक्षण हेतु क्या आवश्यक है। तो क्या आंसर लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण पहले क्या है, तो लिख देंगे CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस क्या है प्यारे बच्चे, हाफ H2O मिल करके CaSO4 इंटू 2H2O बना लेगा, ठीक है। नेक्स्ट संरक्षण क्या होगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP को आर्द्रता से दूर रखना चाहिए, मतलब नमी से दूर रखना चाहिए, क्योंकि यह हवा की नमी से ही ठोस जिप्सम में वापस बदल जाता है और खराब हो जाता है,
ठीक है, जैसे आपके घर में क्या होगा, पुट्टी जानते हैं, पुट्टी जब लगता है, हाँ, उसको क्या कीजिए, पानी में मिला दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा ना, तो पत्थर जैसे जम जाता है। ठीक है, चलिए, और इसको क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ना प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया जो किताब में है ना, उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है बुआ, चलो मेरे भाई, इतना तो कर सकते हो। धोबिया सोडा का अणुसूत्र लिखे, इसके दो उपयोग बताइए। अब देखिए धोबिया सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O धोबिया सोडा है। ठीक है, चलिए, इसके दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला, कठोर जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, कांच, साबुन और कागज बनाने में भी धोबिया सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर क्या है। तो बेकिंग पाउडर क्या है, तो बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर क्या है, तो कहेंगे बेकिंग सोडा NaHCO3 इंटू 10H2O। यहां पर क्या लिख लेना, NaHCO3 बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा सही तो है, हम वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला लिख रहे थे। प्लस टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों जरूरी है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को छोड़ दीजिएगा आर्द्रता में, मतलब नमी में, तो जम जाता है। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों जरूरी है। हाँ, तो लिखेंगे क्यों कर दिया यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना जरूरी है। क्या लिखेंगे, जरूरी है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी पाकर तुरंत जिप्सम में बदल जाता है, पत्थर जैसा बन जाता है और अपना उपयोग खो देता है। ठीक है, और इस इक्वेशन को आप लिख देंगे, इस इक्वेशन को लिख देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, यही इक्वेशन था प्यारे बच्चे, H2O था ना, H2O CaSO4 इंटू 2H2O, तो उसमें कर देते हैं। हाँ, H2O सीधे रहने दो। ठीक है, लो आगे देखिए, आगे देखिए प्यारे बाबू, ये अगला क्वेश्चन क्या है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। कि ऐसा ऐसा आयोडीन, मतलब ऐसा नमक खाइए जिसमें आयोडीन हो। क्यों, तो आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह, हाँ, दी जाती है क्योंकि आयोडीन की कमी से घेंघा, बोले तो ग्वाइटर रोग हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक खाने से शरीर में आयोडीन की कमी पूरी रहती है, इसीलिए लोग कहते हैं कि आयोडीन वाला नमक खाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटी व केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो भैया उससे क्या होता है, हाँ, खास्ता बन जाता है, नरम हो जाता है वो चीज। ठीक है, तो रोटी व केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है क्योंकि बेकिंग पाउडर पानी या गर्मी मिलने पर, हाँ चलिए, पानी या गर्मी मिलने पर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, जो रोटी और केक को फुलाकर मुलायम व स्पंजी बना देता है, मतलब अदेम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट बना देता है। ठीक है, खास्ता बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन विस्थापित करने वाली दो अभिक्रिया लिखे। तो ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन विस्थापित करने वाली दो अभिक्रियाएं निम्नलिखित है। तो भैया, हाँ, क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर से, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, इसमें CaOCl2, और क्लोरीन गैस विस्थापित करने वाली क्रिया लिखना है। तो देखिए, क्लोरीन को हटा देना, क्लोरीन को एक बार सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ और दूसरे बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा दिए। तब क्या हुआ, पहले वाले में CaSO4 बन गया प्लस H2O और क्लोरीन गैस विस्थापित हो गया, मतलब निकल गया। और इस वाले में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाए तो क्या हो गया, CaCl2 तो बना लिया, अब प्लस H2O जल निकला, अब प्लस फिर क्लोरीन गैस भी बाहर हो गया, मतलब विस्थापित कर दिया क्लोरीन गैस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा उसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखे, इसके उपयोग बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र और इसके उपयोग निम्नलिखित है। सबसे पहले लिखते क्या चीज, आणविक सूत्र, आणविक, क्या प्यारे बच्चे, आणविक सूत्र,
आणविक सूत्र, चलिए लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। उपयोग, तो हड्डियां जोड़ने में, खिलौने या मूर्तियां बनाने में, दीवारों की सजावट में, हाँ, इसका उपयोग किया जाता है। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें प्यारे बच्चे। तो धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में निम्नलिखित अंतर है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, और बेकिंग सोडा का NaSCO3 होता है। हाँ, कठोर जल को मृदु करने में, दूसरा पॉइंट है केक व ब्रेड को फुलाने में। मतलब धोबिया सोडा क्या करता है, कठोर जल को मृदु बना देता है, पीने लायक बना देता है, और बेकिंग सोडा केक व ब्रेड को फुलाने में उपयोग किया जाता है। धोबिया सोडा क्षारीय प्रकृति वाला है, और बेकिंग सोडा एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्यारे बच्चे, 5 नंबरी वाला क्वेश्चन क्या है, विरंजक चूर्ण क्या है। और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 5 नंबरी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने की बहुत ज्यादा संभावना है प्यारे बच्चे। तो विरंजक चूर्ण क्या है, तो इसका रासायनिक नाम, हाँ, रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखे। ये सारा चीज लिख देते हैं कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, सूत्र क्या है, उपयोग क्या है, तो आपको 5 नंबर मिल जाता है। ये इतना आंसर, अगला स्लाइड भी इसी का आंसर है, ठीक है। देखो विरंजक चूर्ण क्या है, तो सबसे पहले विरंजक चूर्ण एक सफेद रंग का ठोस पदार्थ है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक तथा विरंजक एजेंट है, ठीक है। चलिए, ब्लीचिंग एजेंट है। इसका उपयोग कपड़ों, कागज तथा जल को शुद्ध करने में किया जाता है, ठीक, उपयोग हो गया। अब विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम पूछा था, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। तो रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। निर्माण विधि पूछ रहा था, जब शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब विरंजक चूर्ण मिलता है। और अभिक्रिया लिख देंगे, हाँ, ये शुष्क बुझा हुआ चूना है और इसमें क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया गया तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण बन गया और पानी बना उसके साथ साथ, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। विरंजक चूर्ण का उपयोग ये भी उसी में लिखेंगे प्यारे बच्चे, कपड़ों और कागज को सफेद करने के लिए, पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, गंदे जल को शुद्ध करने के लिए, हाँ, किसका उपयोग, तो विरंजक चूर्ण का ही, क्लोरोफॉर्म बनाने में, न सिकुड़ने वाली ऊन के निर्माण में, और ऑक्सीकारक के रूप में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। 5 नंबरी क्वेश्चन का वहां तक आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 का मिलान कीजिए। ये 5 नंबरी क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। तो कह रहा है बेकिंग सोडा का मिलान कैसे करते, तो सबसे पहले उसमें लिखते हॉल, मतलब ये आंसर लिखते क्या, जो क्वेश्चन नंबर आता उसका, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है उसका उत्तर आप लिखते, और उत्तर में क्या करते, 2 गो आप स्तंभ बनाते, 2 गो स्तंभ बना लेते। एक साइड लिखते स्तंभ 1 और दूसरे साइड लिखते स्तंभ 2 ये लिख लेते। अब क्या करते, मिलान करते डायरेक्ट 1 का, तो आप लिखते 1 का, ये बउआ क्या लिखते, 1 का, डायरेक्ट आंसर लिखते, 1 का मिलान करना था तो कुछ नहीं, आप ये नहीं कि 1 बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा भी लिख लेंगे, टाइम बचाएंगे, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा लिख लिया 1, अब बेकिंग सोडा भी लिख लिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है जी, तो NaHCO3 तो बेकिंग सोडा भी होता है, तो भैया इस सामने वाला का सामने हो जाएगा तो 1 का C ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मिला के दे दिया है, मिला के दे दिया, देखो ना 2 का D तो 2 का D सब मिलल ही है, ये अलग अलग मिक्स रहता, ये डायरेक्ट आंसर ही है आपका प्यारे बच्चे, ये आपका डायरेक्ट आंसर ही है, ठीक है। ये क्या रहता, इधर ये सेम रहता लेकिन इसको ऊपर नीचे करके दे देता, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबरी क्वेश्चन है।
उसका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा प्लस ये, जैसे बेकिंग सोडा NaCO3, धोने का सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, ग्लोबल लवण Na2SO4 इंटू 10H2O, नीला थोथा CuSO4 इंटू 5H2O, जिप्सम CSO4 इंटू 2H2O। याद कर लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन। अगला जो कि लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसके बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखे। गुण एवं उपयोग लिखे। तो रासायनिक नाम क्या है प्यारे बच्चे, तो रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक। जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है, लिख लेंगे इसको। फिर बेकिंग सोडा का निर्माण विधि भी पूछ रहा था, तो लिखेंगे बेकिंग सोडा सॉल्वे प्रक्रिया, सॉल्वे प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है। अभिक्रिया कहा लिखने के लिए, तो क्या करेंगे प्यारे बाबू, आप लिख नहीं लोगे अभिक्रिया, इसको आप याद नहीं कर लोगे। NH3 का अभिक्रिया CO2 प्लस H2O के साथ कराने के बाद अब इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड भी मिला है, तब क्या होता है NH4Cl प्लस NaHCO3, ये क्या होता है, जम जाता है। तो यह अवक्षेप जमने के बाद NaCO3 जो जमता है, इसको छान कर सुखाने पर बेकिंग सोडा बन जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का गुण क्या है, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, इसका स्वाद हल्का क्षारकीय होता है, गर्म करने पर यह Na2CO3 H2O और CO2 में विघटित हो जाता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर CO2 गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का उपयोग पूछ देगा, तो आप क्या करोगे, लिखोगे बेकिंग सोडा का उपयोग, हर एक पॉइंट को लिखोगे पॉइंट वाइज। 5 नंबरी क्वेश्चन है। बेकिंग पाउडर के रूप में केक और ब्रेड को फुलाने में किया जाता है, एंटासिड के रूप में पेट के अम्ल को कम करने में, जैसे पेट में अम्ल बढ़ गया तो पेट दर्द नहीं करने लगता है, तो उसको कम करने के लिए एंटासिड के रूप में भी किया जाता है बेकिंग पाउडर का उपयोग, ठीक है। चलो और क्या है प्यारे बच्चे, अग्निशामक यंत्रों में CO2 बनने के कारण। अगला है सफाई करने में, क्योंकि यह हल्का क्षारीय होता है। रसोई में खाद्य पदार्थों को नरम बनाने में भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चे। इस तरह से हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट वन शॉट में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कर लिया। अगर आप इसको पूरा कर लेते हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये आपके साजन भैया का वादा है, ठीक है। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, झकास रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद प्यारे बच्चे, जय हिंद।